अब देखो, अब हमने कल क्या बात करी थी, वर्क इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, कहा था ऐसा, यस और नो? लास्ट में ये कहा था वर्क इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इसका मतलब होता था कि वर्क किसी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, ना ही किसी बॉडी से लिया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात। अब अगला पॉइंट देखो बेटा, ध्यान सुनो। अगर हमारे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है ds, ठीक है, ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, यहां पहुंच गई। ठीक, अब इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स F1, एक फोर्स F2, F3, F4, ऐसे ऐसे मान लो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट है वर्क के बारे में, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है वर्क के बारे में। ठीक, F1, F2, F3, F4, ऐसे ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मैं टोटल वर्क डन चाहता हूं, टोटल वर्क डन, ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, सबसे पहले मैं एफ नेट निकाल लूं। एफ नेट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 डैश डैश डैश, जितने भी फोर्सेस होंगे, यस और नो? ठीक है, अब जो टोटल वर्क डन होगा दैट वुड बी F नेट डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब मजेदार बात देखो, तो जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू, अब F नेट को मैं सब सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लिख दूं, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 डॉट ds। ऐसा कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? अब और मजेदार बात देखो, W इज इक्वल टू, सबको अलग अलग कर लेते हैं, F1 डॉट ds प्लस F2 डॉट ds प्लस F3 डॉट ds एंड सो ऑन। ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, तो अब जरा देखो, टोटल वर्क डन इज वर्क डन बाय फोर्स 1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 3 एंड डैश डैश डैश, यस और नो? अब हम एक चीज लिखते हैं, लिखो जरा, इफ बॉडी इज अंडर एक्शन ऑफ multiple forces, if body is under action of multiple forces, if body is under action of multiple forces, लिख लिया सबने? ठीक, then for a given displacement total work done is equal to sum of SUM is equal to sum of work done by individual forces acting on body। ठीक है, अब मेरी बात दोबारा से सुन लो भाई, मैंने प्रूव भी कर दिया है, जो मैंने अंग्रेजी में लिखा ना उसको मैथमेटिकली प्रूव किया आपके सामने। पहले जो भी मैंने अंग्रेजी में लिखा है सेम थिंग इज मैथमेटिकली प्रूव्ड ओवर हियर। अगर आप देखो ढंग से, तो मैंने क्या कहा, अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4 और भी बहुत सारे, और बॉडी ds डिस्प्लेस हुई, तो जो टोटल वर्क होगा इन सारे फोर्सेस का बॉडी पे, टोटल वर्क W,
वो टोटल फोर्स डॉट ds होगा। टोटल फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस डॉट ds। तो जब इनको अलग अलग करें तो ऐसा हो गया, जब ऐसा करा हमने तो ये वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स हो गया, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स, फोर्थ फोर्स एंड सो ऑन। तो मैंने यही बात बोली भाई, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, 1 2 3 सबका वर्क डन का सम। यही बात लिखी कि नहीं लिखी? अब अगली कहानी देखते हैं। अब एक बात बताओ, जो वर्क डन हमने डिफाइन किया है वो किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन किया है, यस और नो? जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होगी, इसी के लिए डिफाइन किया है, ठीक है। तो लिखो जरा अगला पॉइंट, वर्क इज डिफाइंड फॉर सम गिवन डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज डिफाइंड फॉर सम गिवन डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अब एक बात बताओ, अगर कुछ फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उसको होने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्की बात है, ऐसा तो नहीं अचानक डिस्प्लेस, आप यहां से, मैं यहां खड़ा हूं, मैं नीचे पहुंच जाऊंगा अचानक, ऐसा हो सकता है क्या? कुछ तो टाइम लगेगा, हाँ या ना? ठीक है। तो वर्क इज डिफाइंड फॉर सम गिवन डिस्प्लेसमेंट दैट इज फॉर गिवन टाइम इंटरवल, फॉर गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज फॉर गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज फॉर गिवन टाइम इंटरवल। समझ में आता है? इसका मतलब जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब चीजें पढ़ी थी, ये सब वर्क इंस्टेंटेनियस डिफाइंड ही नहीं है, वो हमेशा किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए या किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है, बट नॉट डिफाइंड इंस्टेंटेनियसली। तो लिखो जरा, इट मीन्स वर्क डन इज नॉट डिफाइंड इंस्टेंटेनियसली। मतलब इंस्टेंटेनियस वर्क डन का कोई लेना मतलब नहीं है, ऐसे लिखो, इट मीन्स we cannot define instantaneous work it means we cannot define instantaneous work, it means we cannot define instantaneous work। क्लियर है भाई? अगली चीज देखो भाई, अब एक मिनट ध्यान सुनना। मान लो ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है, h हाइट का, ठीक है, h हाइट का कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब मान लेते हैं पारस चावला ड्रॉप कर दिया मैंने, यहां से पारस को ड्रॉप कर दिया, ठीक है भाई। अब अगर मैंने पारस को ड्रॉप कर दिया यहां से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। अब एक बात बताओ, इस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये फाइनली ग्राउंड पे गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, कैसा मोशन है इसका? पारस का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कैसा है? जी, हाँ या ना? तो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी देखूं तो F इज mg डॉट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? h, एंगल दोनों के बीच में 0, तो क्या आ जाएगा? mgh। अब मैंने क्या करा, सेम टावर से पारस को एक पैराशूट भी दे दिया भाई, पैराशूट भी दे दिया। तो जब ये नीचे गिर रहा है तो नीचे mg तो लगेगा ही लगेगा, वो तो गायब नहीं हुआ, लेकिन जो पैराशूट का फोर्स है वो ऊपर लग रहा है fp, और अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, मतलब fp इज इक्वल टू mg। अब ये कैसे आ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है।
क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो। अब एक काम करते हैं, अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं इस केस में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट h भी नीचे, एंगल दोनों के बीच में 0। तो ग्रेविटी का वर्क अभी भी क्या होगा? mgh। ग्रेविटी का वर्क अभी भी क्या होगा? mgh होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे। ग्रेविटी का वर्क mgh ही होगा। तो एक बात बताओ, पारस के मोशन पे क्या वर्क डन बाय गिवन फोर्स डिपेंड कर रहा है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये पॉइंट क्या है, लिखो जरा, लिखो। फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय गिवन फोर्स, वर्क डन बाय गिवन फोर्स, वर्क डन बाय गिवन फोर्स does not depend on presence of other forces. वर्क डन बाय गिवन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस। एक पॉइंट ये हो गया कि नहीं हो गया भाई? ग्रेविटी का वर्क एफ पी के होने या ना होने पे डिपेंड नहीं कर रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट फिक्स है और फोर्स फिक्स है। मैंने क्या कहा कि गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी गिवन फोर्स का वर्क बाकी फोर्सेस के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जरा देखो, यहाँ एफ पी नहीं था तो भी एम जी का वर्क क्या है? एम जी एच। यहाँ पे एफ पी था तो भी एम जी का वर्क क्या? एम जी एच। मैं ये कह रहा हूं। क्लियर है? अब क्लियर है भाई? ठीक, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में अटकाएंगे। अब एक और चीज, एक और चीज सुनो भाई। इसी केस में अगला पॉइंट क्या है? पहला मोशन क्या है? यूएम, और दूसरा मोशन क्या है? यूएम। क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी मोशन के नेचर पे डिपेंड कर रहा है? क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी मोशन के नेचर पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो लिखो, ऑल्सो इन दिस केस, ऑल्सो इन दिस केस, ऑल्सो इन दिस केस for given displacement, also in this case for given displacement work done does not depend, नहीं, work done by given force, work done by given force, work done by given force, also in this case for a given displacement work done by given force does not depend on type of motion, does not depend on type of motion of body, does not depend on type of motion of body। क्लियर है? एक और चीज भाई, अगर आप यहां देखो, यहां पे टाइम लगता है अंडर रूट 2h/g नीचे आने में, और यहां पे लगता है टाइम इस केस में h/v। अब एक बात बताओ, क्या ग्रेविटी का वर्क अलग अलग है दोनों केसेस में? क्या ग्रेविटी का वर्क अलग अलग है दोनों केसेस में? नहीं है भाई। तो एक चीज और लिखो इसी में, इसी इसी वाले में एक और चीज लिखो। फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय गिवन फोर्स, for a given displacement, for a given displacement work done by given force does not depend upon time taken during the displacement। एक बात बताओ, इसमें टाइम अलग है, इसमें टाइम अलग है, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम है दोनों में। यस और नो? इस पॉइंट को दोबारा से सुन लो। फॉर अ गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय गिवन फोर्स does not depend on time taken during the displacement। समझ में आ रही है बात? जरा देखो, mg का वर्क mgh है, टाइम ये लगा, mg का वर्क mgh है, टाइम ये लगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा। अब सबसे पहले एक और चीज लिखो जरा, वर्क डन
बाय अ गिवन फोर्स, अगला पॉइंट है वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब किसी एक फोर्स का वर्क अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, ये कह रहा हूं मैं। मैंने क्या कहा, वर्क डन बाय गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बता रहा हूं कैसे, आप मेरी बात सुनो। हमारे पास एक ये ट्रेन है, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है और ये ऑब्जर्वर है ट्रेन में, ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वर यहां है ग्राउंड पे। इस ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है ट्रेन के अंदर और ये ऐसे चल रहा है इधर की तरफ और ट्रेन भी चल रही है, ठीक है, ट्रेन भी चल रही है, क्लियर है। अब आप देखो अगले मोमेंट पे जब ट्रेन यहां है तो ब्लॉक यहां आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट S, ऑब्जर्वर 1 ये रहा और ऑब्जर्वर 2 यहीं पर है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट ये ST, ट्रेन इतनी चली है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, वर्क डन फॉर ऑब्जर्वर 1 इज F डॉट S, कि ऑब्जर्वर 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, S है, यस और नो, ऑब्जर्वर 1 के लिए डिस्प्लेसमेंट S है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, है या नहीं, ठीक है। लेकिन वर्क डन फॉर ऑब्जर्वर 2 इज F डॉट S T प्लस S, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस टी प्लस एस, ये सुनो। तो अब आप एक बात बताओ, इसके लिए इस फोर्स का वर्क अलग आ रहा है और इसके लिए इस फोर्स का वर्क अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों के लिए अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ या ना। तो यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, मैंने क्या कहा आपसे कि बेटा वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए गिवन फोर्स का वर्क अलग अलग आ सकता है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, हो सकता है, ठीक है। अब अब क्या कहानी है, मैंने क्या कहा आपसे कि वर्क डन एक किसी फोर्स का अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, यस और नो, ठीक है। चलो अब एक और चीज बेटा, अब लिखो जरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे जो थियरी के सवाल आते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स may be positive, may be negative or may be zero, work done by friction force may be positive, may be negative और may be zero, कुछ भी हो सकता है बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स may be positive, may be negative, may be zero, मेरी बात समझ में आई। अब कैसे हर चीज को प्रूव करके देखते हैं एक बार, है ना। आपके पास एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, इसके ऊपर मैं अलग अलग बना रहा हूं ताकि फ्री बॉडी डायग्राम बना सके,
दिस इज स्मूथ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था, दैट इज रफ, हमने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, तो अब जरा देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और इस पे आगे लगेगा, ऐसा ही है या नहीं है? अब यहां पर दो केसेस हैं बेटा। पहला केस, इफ F is less than FL, that is both blocks moving with common acceleration। मानते हो या नहीं मानते हो? मेरी बात सही है? अगर F लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा तो दोनों ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, ठीक है? यानी कि ये भी A से चल रहा है और ये भी A से चल रहा है भाई, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर टाइम जीरो पे रेस्ट से चलना शुरू हुए, मान लेते हैं टाइम जीरो पे दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है, तो टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर ब्लॉक इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर ब्लॉक, ठीक है? और किधर की तरफ होगा? एस लिख दिया मैंने इसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ या ना? चलो अब जरा देखो, अब मेरी बात देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक विल बी एफ इंटू एस, क्योंकि एफ और एस दोनों सेम डायरेक्शन में है। कैसा आया? पॉजिटिव। आया कि नहीं आया? अब जरा देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, एफ पीछे एस आगे 180 डिग्री एंगल, तो क्या आ गया? माइनस एफ एस नेगेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, बोलो भाई, ठीक है। अब अगर मैं टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखूं ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, दोनों को ऐड कर दूं, ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक और तरीका है जीरो लाने का, वो भी ला देता हूं। अगला एग्जांपल देखो, आप मान लो आपके पास ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा है, और आपका अप्लाइड फोर्स ये रहा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज व्हाट? जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? जीरो, देयरफॉर तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी जीरो। यस और नो? यस और नो? ठीक है, इतनी बात हो गई, हो गई कि नहीं? जल्दी बोलो यार, बड़ा आसान सा खेल है सब। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, इसी में लिखो, फ्रिक्शन वाले में ही, व्हेन मैन वॉक्स और रन्स ऑन ग्राउंड, व्हेन मैन वॉक्स और रन्स ऑन ग्राउंड, वही है बेटा, फ्रिक्शन वाले में ही एक चीज लिखा रहा हूं, व्हेन मैन वॉक्स और रन्स ऑन ग्राउंड, व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? ध्रुव गोयल ने पॉजिटिव कहा, वासु वीरेन ने पॉजिटिव कहा, मैंने क्या कहा? व्हेन मैन वॉक्स और रन्स ऑन द ग्राउंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब आदमी चलता है या दौड़ता है तो फ्रिक्शन आपके पैरों पे आगे की तरफ लगता है, यस और नो? तो लिखो जरा, व्हेन मैन वॉक्स और रन्स ऑन ग्राउंड,
फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आदमी के पैरों पे आगे की तरफ होता है, यस और नो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप चलते हो तो क्या आपका पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में हमेशा होता है? नहीं। आप जैसी चलते हो तो आप पैर रखते हो और उठता है, ठीक है। मतलब फॉर द मोमेंट feet is in contact with ground, there is no displacement। पैर आगे घसीट आगे की तरफ ऐसे स्लाइड नहीं करता भाई। आप देखो जरा क्या होता है, पैर ऐसे उठता है कि नहीं उठता? अचानक ऐसे उठता है, फिर पैर दूसरा अगला पंजा रखते हो आप, यस और नो। फॉर द मोमेंट फीट इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट of feet, therefore work done by friction in this case is zero। क्लियर है भाई? क्योंकि आप जब चलते हो तो आपका पैर जमीन पर रगड़ खाता हुआ नहीं चलता है। मोमेंट पे पड़ा उठा, पड़ा फिर उठा, पड़ा फिर उठा, तो आप उस मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। बेटा मैंने कहा वॉक्स एंड रन्स, मैंने स्लिप्स नहीं कहा था भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा स्लिप्स, तो स्लिप वाली बात मैंने नहीं करी थी, जो मैं कह रहा हूं उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और बेटा, अब हमारे पास एक और पॉइंट है वर्क डन का, लास्ट पॉइंट। क्या पॉइंट है कि अगर सिस्टम पे फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर में है, सिस्टम होगा तभी, मतलब दो बॉडीज होंगी तभी एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, हाँ या ना? क्योंकि एक्शन इज ऑन वन बॉडी एंड रिएक्शन इज ऑन अनदर बॉडी, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स ऑन सिस्टम, दोनों की वजह से बेटा, वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑन सिस्टम में बी जीरो और नॉन जीरो, में बी जीरो और नॉन जीरो। नॉन जीरो में दोनों आते हैं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपने आप, में बी जीरो और नॉन जीरो, में बी जीरो और नॉन जीरो। देखो आप ऐसे देखो कि अगर हम फ्रिक्शन वाले कोई एग्जांपल लें, तो फ्रिक्शन वाले को एग्जांपल लेते हैं बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। चलो देखो ध्यान से देखो, फ्रिक्शन भी तो एक्शन रिएक्शन होता है। आपके पास एक ब्लॉक ये है, नीचे स्मूथ है, ये दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर था, ठीक है। इस पे नीचे हमने F लगाया, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, इस पे आगे, कौन सा वाला? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब इसका एक्सेलरेशन a और इसका भी a, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो? ये जो, अगर इसको एक्शन कहता हूं तो इसको रिएक्शन कहूंगा कि नहीं कहूंगा? अगर मैं एक Fs को एक्शन कहता हूं तो दूसरे को रिएक्शन कहूंगा कि नहीं कहूंगा? ठीक है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ इधर, तो इसका भी s हुआ इधर, हाँ या ना? तो वर्क डन बाय एक्शन वाला फ्रिक्शन, ऊपर वाले को एक्शन कह दिया मान लो, ठीक है।
दैट इज F इंटू एस एंड वर्क डन रिएक्शन वाला फ्रिक्शन इज माइनस एफ एस। हाँ या ना? तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज वर्क डन बाय एक्शन वाला फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन वाला फ्रिक्शन एंड टोटल वर्क कम्स आउट टू बी 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो बेटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है उसी के ऊपर, इस पे F लग रहा है, इस पे एफ के और इस पे एफ के। हाँ या ना? कौन सा फ्रिक्शन हो गया? काइनेटिक हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्योंकि इस पे पीछे लग रहा है तो ये वाला तेज चल रहा होगा, ए लोअर और ये ए अपर, एंड ए लोअर इज ग्रेटर देन ए अपर, तभी फ्रिक्शन पीछे लग रहा है लोअर वाले पे। यस और नो? यस और नो? तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, अब अगर मैं वर्क डन बाय एक्शन ऊपर वाला देखता हूं तो कितना, एफ के इंटू एस अपर, वर्क डन बाय रिएक्शन लोअर वाले पे माइनस एफ के इंटू एस लोअर। हाँ या ना? तो अब अगर मैं टोटल वर्क डन देखता हूं बाय फ्रिक्शन, दैट वुड बी वर्क ऑफ एक्शन फ्रिक्शन प्लस वर्क ऑफ रिएक्शन फ्रिक्शन। कौन सा ज्यादा है? रिएक्शन वाला वर्क ज्यादा है या नहीं मैग्नीट्यूड में? अरे मोर नेगेटिव है या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, तो ये क्या आएगा ओवरऑल? क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? तो मैंने आपसे इसीलिए कहा कि जो एक्शन रिएक्शन का वर्क डन होता है सिस्टम पे, वो जीरो भी हो सकता है और वो नॉन जीरो भी हो सकता है। हर बात को ध्यान से सुना करो और समझा करो, उसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा करो। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन फोर्स सिस्टम पे जीरो भी हो सकता है, और जब जीरो होता है तो वर्चुअल वर्क मेथड कंस्ट्रेंट के लिए वैलिड होता है। यहीं पर एक थोड़ा सा खेल है। अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनना, जब जीरो होता है तो वो जो हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा था ना न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में, वर्चुअल वर्क, तब वैलिड हो जाएगा ये, और अगर जीरो नहीं होता तो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब हम दो तीन सवाल करेंगे वर्क डन के। ठीक है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज एंड बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स, बॉडी ए से बी जा रहा है। ठीक है, इतनी बात, बॉडी ए से बी जा रहा है तो वर्क डन बाय द फोर्स। क्लियर है भाई? वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक, तो ये कैसा फोर्स है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जल्दी बताओ, कैसा फोर्स है? कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? एफ एक्स एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल प्लस एफ वाई वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल प्लस एफ जेड जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, रख दो भाई वैल्यू। तो डब्ल्यू एफ एक्स इज 3,
x फाइनल 2 and 1, तो कितना हो गया 3 into 1 plus fy is what 4 and y final is 0 and this is 2, तो -2 plus fz 1 और 3 minus 1 is what 2, तो बेटा कितना आ गया 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 8, कितना वर्क डन इज -3। आ गया भाई कि नहीं आ गया? यस और नो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्स बॉडी पे ये लग रहा है एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। ठीक है, बॉडी गोज फ्रॉम ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 टू बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1। वर्क डन बताना है। कैसा फोर्स है भाई, कैसा फोर्स है, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएंग फोर्स। तो इसके लिए क्या कहानी है, वर्क डन इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल प्लस एफ वाई डी वाई, वाई इनिशियल से वाई फाइनल। ये सुनो, अभी यही है या नहीं है, जल्दी बता दो मुझे निकम्मो। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 0 है ना, 1 से 0 प्लस इंटीग्रेशन 2y dy 2 से 1, ये आ गया भाई। तो W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि -1/2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया भाई। तो ये आ गया 4, 4.5, 4.5 माइनस 1 कितना, -3.5। यस नो? बको यार, सही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ग्रेजुअली मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब अगला क्वेश्चन, F इज इक्वल टू 3ti कैप प्लस 5j कैप। नहीं नहीं, क्यों नीचे हूँ अंकल, 5j कैप। ये सुनो, यशिका कह रही है पिछले वाले में फोर्स कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे पता चला। यशिका, जो पहला सवाल था उसमें अगर मैं x और y बदलता हूं, x की वैल्यू और y की वैल्यू बदलता हूं तो क्या फोर्स बदल जाता, और दूसरे वाले में बदलता कि नहीं बदलता? अगर x और y की वैल्यू बदलता तो भैया ऐसे ही पता चला यार, इतना बुरा कैसे सोच रहे हो। अब ये फोर्स है हमारे पास 3ti कैप प्लस 5j कैप एक्ट्स, ये फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर i कैप माइनस 5j कैप। फाइंड वर्क डन by force in time interval 0 सेकेंड to 2 सेकेंड। ठीक है भाई, ग्रेजुअली सवाल को थोड़ा सा
अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहला बेसिक चीज पे आ जाओ। DW वर्क डन या W वेरिएबल फोर्स है बेटा, ये भी कैसा फोर्स है, वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना, टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। तो दिस वुड बी F डॉट ds, हाँ या ना, F डॉट ds, पक्का, ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, F भी टाइम का फंक्शन है, S भी टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस S को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4ti कैप। लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं भाई? यानी कि ds कैन बी रिटन एज 4t dt i कैप। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? निकम्मो बोलते जाओ यार। अब क्योंकि लिमिट में t पे लगाना चाहूंगा, 0 से 2 सेकंड दे रखा है मुझे, अब कोई दिक्कत नहीं, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f की वैल्यू 3ti कैप प्लस 5j कैप डॉट ds कितना, 4t dt i कैप, लिमिट 0 टू 2 सेकंड, क्योंकि सब अब टाइम में आ चुका है, हाँ या ना? बको यार, ठीक है। अब एक बात बताओ, i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है, तो w हो गया इंटीग्रेशन 3 इंटू 4 कितना, 12 t इंटू टी स्क्वायर dt 0 टू 2। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई, बको, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अब इंटीग्रेट कर दे, ठीक है। तो w इज इक्वल टू 12 बाहर आ गया और t क्यूब बाई 3 बाहर आ गया, और लिमिट t क्यूब में 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये सुनो। अब हो गया भाई, w 32 आ गया, सॉल्व कर लो, 32 जूल, ठीक है, बढ़िया है। चलो कल और करेंगे हम वर्क के सवाल, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे वर्क के, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है वर्क के, थोड़े बहुत क्वेश्चन कल भी करेंगे, ठीक है, चलो।